टू यू बाय और कैसे हो डॉक्टर साहब प्रोडक्शंस। और आज हमारे सीनियर जिनसे हम बात करेंगे वो हैं डॉक्टर अभय श्रीवास्तव, एमडी कम्युनिटी मेडिसिन। तो सर कैसे आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता था कि मतलब आपने पहली बार कब सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है और उसके क्या रीजंस थे आपके? मैं चाह ही रहा था कि ये बातें यहीं से शुरू हों, क्योंकि डॉक्टर बनना मेरा कभी सपना नहीं रहा कि मैं सपना देखता था डॉक्टर बनने का। हाँ, लेकिन अंदर मेरे एक जागरूकता थी, एक इंक्विजिटिवनेस जिसे बोलते हैं, इंक्विजिटिवनेस थी कि हाँ मुझे एक्सप्लोर करना है। और सबसे पहले एक्सप्लोर करने का अगर मेरे दिमाग में सबसे पहले कोई चीज़ आई तो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने की बात आई। क्या? मैं अपने हाथ को देखता था, मैं सोचता था अगर ऊपर से इतना अच्छा दिखता है तो अंदर से कैसा दिखता होगा। ये बात है लगभग मैं 8th क्लास 9th क्लास, जब हम लोग बायोलॉजी की बुक से इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, जब हमको हैंड और ब्रेन ये सब डायग्रामेटिकली दिखाया जाता है, तो वहाँ से मुझे अंदर जागरूकता है कि हाँ बनना है। लेकिन कभी इसके प्रति कभी सोचा नहीं कि नहीं आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ इन अ वाइट कोट, स्टेथोस्कोप लटका हुआ, कभी उसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन हाँ धीरे धीरे बिल्ड किया। मेरे फादर जो हैं हमेशा एकेडमिक बैकग्राउंड से रहे हैं। अच्छा। आईटी से पढ़े हुए हैं वो। मेरी मदर भी एजुकेटेड हैं। हम तीनों भाई, वो भी अच्छे पोस्ट। आप 3 भाई? हाँ, 3 भाई हैं, प्लस हमारी बहन भी है, सब अच्छे। अब हमारे फादर ने हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड किया कि जो कि एक प्रैक्टिकल एकेडमिक एनवायरनमेंट था। जब होली पे गुजिया तला जाता है तो हमसे गुजिया का स्वाद नहीं पूछा जाता था, हमसे पूछा जाता है कि किस तेल में, जिस तेल में वो तला जा रहा है उसका पैकेट दिखाते थे हमारे पास कि ये जो पैकेट है ये है तो 1 kg का पैकेट, 1 लीटर लिखा है, लेकिन इस पर 0.900 ग्राम्स लिखा हुआ है। तो ये 1 लीटर है और ये 900 ग्राम्स क्यों है? तो यहाँ पे डेंसिटी का क्वेश्चन आ जाता है। तो ही यूज्ड टू आस्क दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमेशा। और जब हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जब हम फिजिक्स के क्वेश्चन उनके साथ सॉल्व करते थे, तो कोई भी क्वेश्चन जैसे रात में मेरे दिमाग में आया, मैंने उनसे पूछा फादर, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर देते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे फंस गया तो नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही वो उठा के सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, हाय कुछ नहीं पूछते थे, जो तूने साथ में सवाल पूछा था उसका आंसर ये है। तो हमारा ग्रोथ, हमको ग्रो ऐसे, हमको एनवायरनमेंट वैसा ही मिला है। और वही करते करते जब हम 11th-12th में पहुंचे तब बायोलॉजी की तरफ रुझान बढ़ा। हालांकि मैथमेटिक्स भी थी मेरे पास। अच्छा। 11th और 12th में मैथमेटिक्स भी पढ़ी है। आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े? 6 सब्जेक्ट पढ़ी है। अरे क्या सब पढ़े हैं। तो वो मैथमेटिक्स मेरे अंदर पैशन था बहुत अच्छा। लेकिन इंक्विजिटिवनेस जो था वो हमेशा नेचर के प्रति था कि मेरे अंदर मैं कैसा दिखता हूँ। तो वहाँ से शुरू हुआ। और क्योंकि लड़कपन के दिन थे, कह सकते हैं बहुत डॉक्टर्स वाली फैमिली नहीं थी, तो कभी उस एंगल से गाइडेंस नहीं मिली। अच्छा। तो ये लगता था कि हाँ कितने होंगे स्टूडेंट, 10,000 20,000 लोग एग्जाम देते होंगे, उनमें से एक ही सीट तो मुझे चाहिए। तो ये इस गलत फहमी में हम रह गए और इस गलत फहमी को मैंने 3 साल झेला। 1 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे साल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जब तीसरे साल जाके सिलेक्शन हुआ तो कहा हाँ ये 1 सीट पाना कितना टफ था। तब वहाँ से एक्चुअल में जो सेल्फ रियलाइजेशन शुरू हुई वो वहाँ से शुरू हुई। और मेरे फादर ने इसमें बहुत सपोर्ट दिया मुझे हमेशा। जब दूसरे साल जब मैं एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, या कह सकते हैं कि हाँ पीछे रैंक थी, जो मनपसंद का कॉलेज नहीं मिल पाया, तब उन्होंने सुबह उठ के मेरे पीठ पे हाथ हमें रखा और बोला कोई बात नहीं, ट्राई इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो जब मैंने ट्राई किया तो इस तरह से वहाँ से मेरी MBBS करियर का कह सकते हैं शुरुआत हुआ। सर MBBS किधर से की? आपका मतलब रैंक क्या था और आपको कहाँ सीट मिली और कहाँ कहाँ जाना पड़ा? क्योंकि पहले तो एक एग्ज़ाम नहीं होता था। यस। आपको जगह जगह जाना पड़ता था, तो वो स्ट्रगल कैसा था? यस। तो मेरे फादर इस चीज़ के लिए बहुत पर्टिकुलर थे कि तुमको MBBS करनी है तो गवर्नमेंट पॉलिसी करनी है। अच्छा। उसका एक रीज़न था। उसका रीज़न था क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं थी। ऑल्दो ही वाज अ साइंटिस्ट, बट 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लस उनके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके खुद के भाई और अदर फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पूरा करने के लिए, तो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं था। बट उन्होंने बोला था अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कर दूंगा,
लोन लेके, लेकिन उन्होंने हमेशा बोला कि ट्राई 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 ट्राई, वो कहते थे ट्राई एंड ट्राई टिल यू क्राई। तो आई ट्राइड टिल आई क्राइड, बट अल्टीमेटली मुझे मिला। और मैंने अपनी MBBS 2004 में तिरुनेलवेली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि तमिलनाडु में एक्सट्रीम साउथ में है। अच्छा। तिरुनेलवेली के बाद कोई स्टेशन नेक्स्ट आता है तो वो कन्याकुमारी आता है। कन्याकुमारी इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ इंडिया, तो वो लास्ट में आता है। तो उससे जस्ट पहले जो एक स्टेशन आता है उसका नाम तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज है। जब हम पहुंचे, जब सिलेक्शन हुआ मेरा, तो सिलेक्शन के टाइम पे उस समय स्टूडेंट्स ज़्यादा होते थे बट सीट्स बहुत कम हुआ करती थी। तो मेरी रैंक विद इन 2000 ही थी। इट वाज, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, इट वाज अराउंड 1680 और समथिंग लाइक दैट। तो इतना तो पता था कि उत्तराखंड में सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड नया नया ही बना था जब। हाँ। और ज़्यादा मेडिकल कॉलेज थे भी नहीं, सिर्फ जॉलीग्रांट मेडिकल कॉलेज हुआ करता था उस समय। और उस समय वहाँ पे यूपी की कुछ सीटें उत्तराखंड को दी जाती थी। अच्छा 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 अच्छा। और उसमें भी जो है कुछ सीटें जनरल सीट को निकल के आती थी, उसमें कंपटीशन बहुत टफ हो जाता था। और लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको, जब मैंने ऑल इंडिया के लिए ट्राई किया, तो ऑल इंडिया के लिए जब हमने ट्राई किया, तो जब हमने ऑल इंडिया के लिए ट्राई किया तो हमें धीरे से मुझे जो है तमिलनाडु में वो सीट मिली। और जैसे कि कॉमन धारणा होती है हम लोग के में कि नहीं नहीं बहुत दूर नहीं जाना है घर से। हाँ, ये तो मेरे फादर कहते नहीं दूर ही जाना है घर से। फादर हमेशा जरूर जो है वो ये बात कहते थे कि नहीं दूर ही जाना है घर से। साहब, फादर साहब के बारे में बता रहे थे कि दूर ही भेजेंगे। हाँ, तो वो कहते थे कि दूर ही जाना है। और क्योंकि मेरे फादर DRDO में थे, तो उनकी पोस्टिंग जो है कभी कभार 1-1 महीने के लिए चेन्नई में लगती थी, जो कि उस टाइम मैड्रास हुआ करता था, उस टाइम रहती थी। और ही यूज्ड टू लाइक तमिल एंड तमिलियन एंड तमिल कल्चर, एंड बेसिकली यूज्ड टू लाइक इडली एंड सांभर वेरी मच। एंड वो अपने साथ तमिलनाडु से कुछ ना कुछ जरूर लेके आते थे, कुछ अच्छा सोविनियर्स लेके आते थे। जैसे वहाँ के स्टील के बर्तन बहुत अच्छे लगे, वो लेके आते थे। मुझे याद है आज भी कि वो एक बुक लेके आए थे, उसमें लिखा हुआ था लर्न तमिल इन 30 डेज। अच्छा। ऐसी ऐसी बुक्स हमको रेलवे स्टेशन पे लर्न बंगाली इन 30 डेज, लर्न मराठी इन 30 डेज, वैसी तमिल की बुक लेके आए थे। एंड आउट ऑफ ऑल द 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सिर्फ मैं ही था वो जो उसमें इंटरेस्टेड था पढ़ने के लिए। इट वाज इन 90s 96 97 में जब वो लेके आते थे। उस समय कोई आइडिया नहीं था कि मैं तमिलनाडु जाने वाला हूँ कि नहीं जाने वाला हूँ, बट मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मैं उसको लेके पढ़ता था। उसकी मैंने सारे जो लिपि होती है, वो मैंने सारे लेटर्स सीखे, क को कैसे लिखते हैं, च को कैसे लिखते हैं, सारा सीखा और प्रैक्टिस किया करता था कि हाँ मैं अपना नाम तमिल में कैसे लिख पाऊंगा। मतलब मैं ये बताता हूँ कि मेरे फादर उर्दू में भी बहुत अच्छे थे, तो ही यूज्ड टू टीच तो नहीं, लेकिन जब वो लिखते थे तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो बेसिकली मुझे और लैंग्वेजेस में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरे लिए तो कहें कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहेंगे कि ऑल्दो घर के प्रति इतना रुझान होने के बावजूद भी मुझे पापा ने बोला कि नहीं तू घर जा, आज नहीं समझ रहा है बाद में समझेगा बात को। तो मैं जब वहाँ गया 2004 में मेरा एडमिशन हुआ वहाँ पर। इट वाज अराउंड सितंबर, और सितंबर तमिलनाडु में तिरुनेलवेली में एक ऐसी जगह है जब वहाँ पे इतनी भयंकर हवा चलती है। एंड आई वॉज लाइक ओनली 54 kgs दैट टाइम। अच्छा। 54 kgs का था उस समय जब हम लोग जब मेरा एडमिशन हुआ, तो इतनी तेज हवा चलती थी कि आई यूज्ड टू होल्ड माई सेल्फ कि मैं कहीं उड़ ना जाऊँ। इतना वो मेरे सीनियर मुझे कहते हुए थे कि अपने जेब में 2-4 किलो के पत्थर लेके चला कर कहीं उड़ ना जाए। तो ऐसे ही बोलते थे। जब हम पहुँचे तमिलनाडु में, मेरे फादर गए थे मेरे साथ, वहाँ पे एडमिशन लिया। एडमिशन प्रोसेस थोड़ा टफ था क्योंकि लैंग्वेज की वजह से। हाँ, लैंग्वेज था। लेकिन ठीक है, हो गया। पहले दिन क्लास हमने स्टार्ट कर दी धीरे धीरे। सर जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, इसमें जो मैं पंजाब से हूँ, तो मैं इधर उत्तराखंड आके इतना कल्चरल शिफ्ट लगता है, क्योंकि मतलब मुझे पता है जब मैं शुरू में आया था, एक तो सब हिंदी में बात करें, ये बहुत मेरे लिए कल्चरल चेंज था, क्योंकि वहाँ सब पंजाबी में बात करते हैं। और ऐसा कि मुझे जब तक मैं पंजाब से बाहर नहीं आया तब तक मुझे पता नहीं लगा कि मैं पंजाबी हूँ। yes. है ना। और ऐसा होता था कि इतनी आदत हो गई थी पगड़ी देखने की लोगों पे, यहाँ आके बहुत ऑड लगता था। और कोई अगर सिख आदमी दिख जाता था, ऐसा लगता था कि घर के पास आके जाए। दिस इज नॉट एक कम्युनिटी मेडिसिन में एक टॉपिक है कल्चरेशन। कल्चरेशन में यही चीज है कि ये जो मिक्स है ना, ये कल्चरल मिक्स, इसी का नाम है कल्चरेशन है।
और अकल्चरेशन अगर आप ध्यान दें, अगर आप हिस्ट्री में पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ऑल इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट की कुछ सीटें ऑल इंडिया लेवल पे कुछ सीटें क्यों रिजर्व करके गई थी, कर दी गई थी। जैसे कि 150 स्टूडेंट्स का अगर कोई कॉलेज है, वहाँ पे 150 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो उसमें से अराउंड 15% रिजर्व रहती थी, दैट कम्स अराउंड 20 to 23 सीट्स उसमें एडमिशन रहते थे। तो ये राजीव गांधी का आइडिया था कि पीपल शुड मिक्स, देयर शुड बी अ कल्चरल मिक्स। तो जैसे कि मैं हिंदू बैकग्राउंड, उत्तराखंड, बेसिकली हमारे रूट्स लखनऊ से हैं, बट मेरी पढ़ाई सब देहरादून में हुई है। तो वहाँ से जब कोई लड़का उठ के जाता है तमिलनाडु में, ही डजंट नो इवन अ सिंगल हेलो हाय कैसे वहाँ पे करना होता है। और जब वो वहाँ की लैंग्वेज को सीखता है, समझता है, और वो लोग हमारी लैंग्वेज को सुनते हैं, समझते हैं, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग, बिल्कुल बहुत ही नया चीज होता है, एक इंटरेस्टिंग चीज। जैसे आपने कहा कि मैंने पगड़ियों देखने की आदत होती है, तो वैसे हमको भी देखने की आदत है कि हाँ टी शर्ट जीन्स में लोग घूम रहे हैं। वहाँ पे नोबडी, मतलब वेरी रेयर विल सी टी शर्ट जीन्स में लोग घूम रहे हैं। कलर का बहुत डिफरेंस होता है, द वे दे स्पीक, द वे दे ईट, बहुत ही डिफरेंस था। तो हम लोग अरे वो इंसान, अरे वो गोरा है, अच्छा वो हो सकता है नॉर्थ इंडियन हो सकता है वो उत्तराखंड का हो सकता है, तो जाते थे अच्छा राजस्थान का, अरे राजस्थान हिंदी तो बोल रहा है कम से कम। तो ऐसे ही चीज़ें हमने बहुत वहाँ पे देखी। लेकिन मुझे मेरे जो मैंने बताया ना वो तमिल की जो बुक थी, लर्न तमिल इन 30 days, बिकॉज ऑफ दैट थिंग मैं अपने ग्रुप में फेमस हो गया था। क्योंकि आई यूज्ड टू रीड बैनर्स। अच्छा, दुकानों पे, अरे चाय की दुकान कौन सी, जरा देख के बताओ, अच्छा होटल कौन सा है। इसने बताया कि हाँ ये ताम्रपन्नी होटल है, तो आई अरे ये वाला होटल का नाम लेता है। तो बस स्टैंड पे जा रहे हैं हम लोग, पहली बार कन्याकुमारी घूमने गए थे जब, तो कन्याकुमारी जब घूमने गए तो बस में सब कुछ तमिल में लिखा हुआ है। अब कैसे पता चले कन्याकुमारी की बस कौन सी, किसी से पूछना भी अब उसको समझ में नहीं आएगा हम क्या पूछ रहे हैं। तमिलनाडु कन्याकुमारी, विच बस कन्याकुमारी, पोड़ा ऐसे बोलता पोड़ा। तो आई यूज्ड टू कन्याकुमारी, ये बस कन्याकुमारी की बस। तो मैं उसके थोड़ा फेमस हो गया था कि हाँ इसको थोड़ा बहुत लिखना आता है, पढ़ना आता है, बोलना ऑब्वियसली नहीं आता था क्योंकि नहीं आए थे। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन, इस तरह से फर्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट हुआ। अभी स्टार्ट ही हो रहा था, जब तक स्टार्ट हो रहा था तब तक रैगिंग की घंटी बज गई और रैगिंग की ऐसी घंटी बजी कि फिर हमको सोचने समझने का समय नहीं मिला। फिर अगले 6 से 8 महीने हम फिर रैगिंग में ही बिता रहे थे। और मैं इसको बोल्डली बोलना चाहता हूँ कि येस, आई यूज्ड टू लव माई आई लव माई दोज डेज। उस समय तो बहुत हेक्टिक हुआ करता था। ऑब्वियसली सुबह 4-5 बजे तक रैगिंग चलती थी। और कोई ऐसी कहानी जो अभी तक साथ में हो? अरे रैगिंग की अगर तुम अलग से कहानी सुनोगे तो उसके लिए तो अलग से फिर हम कभी बात करेंगे। लेकिन रैगिंग की इतनी कहानियां हैं और एक रैगिंग का एक दिन मुझे इतने अच्छे से याद है कि हाँ कैसे हम लोग को वहाँ पे बिठाया जाता था, सेमी न्यूड रैगिंग, कभी हमको भगाया जा रहा है, कभी रात में भगाया जा रहा है, कभी। तो उस समय हम एंजॉय भी करते थे और सीनियर्स से एक मिल के रहने का, एक सबके साथ मिल के रहने का हम लोग को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी मिला उसमें। जैसे कि मैं थोड़ी बहुत मिमिक्री भी करता था उस समय। हाँ, तो यूजुअली सारे वो बंदा सबसे पहले पहचाना जाता, सबसे पहले मुझे बुला लिया जाता था और मेरे सारे बैचमेट मुझे पकड़ के पीटते थे, साले तू तो रैगिंग कर, तू तो मिमिक्री कर देता है, कर लेता है, अरे क्या वाला है, ऐसे कर देता है। हमारी लग जाती है। मैंने कहा यार अब क्या करूँ, उन्होंने पकड़ लिया है। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ हमारे। और आई लॉस्ट सम 2 to 3 kgs of my weight during my ragging period. I used to get already 54 kgs. उसके बाद and they gave me, you know what a unique name, they gave me TB. TB. अच्छा यार ये तो TB के मरीज की तरह लगता है। तो almost for next 1 year they used to call me TB. अरे TB इधर आ, अरे TB इधर आ। तो फिर क्योंकि वहाँ का साउथ का जो खाना है इतना हेल्दी है, मॉर्निंग इडली, देन full of nutrition, तो धीरे धीरे I gained weight and finally के end तक I was around 65 to 68 kgs ऐसा हो गया था। लेकिन हाँ रैगिंग की कहानियाँ हैं बहुत सारी, जिसमें अगर हम बात करें कि मिमिक्री के टाइम में मुझे एक सीनियर ने, जैसे काफ़ी सारे सीनियर बैठे हैं तो सीनियर बोलते थे इस सीनियर की एक्टिंग करके दिखा। अच्छा, तो ऑब्वियसली किसी सीनियर की एक्टिंग करोगे तो तुमको थप्पड़ ही पड़ेंगे। हाँ। तो नहीं किसी सीनियर ने मुझे कॉन्फिडेंस में लिया और बोला इस सीनियर की एक्टिंग करके दे, मैंने करके दिखा दी।
उसको तो अच्छा लगा, उसने ताली बजाया, और पता चला वो उसका दुश्मन निकला। तो उसने उठ के फिर मेरी सुताई करनी शुरू की, चल गधा बन जा, चल कुर्सी बन जा, चल ऐसे लटक जा। ठंडे पर रात में 2-2 बजे ठंडे पानी से नहला देते थे हम लोग को। जैसे कोई सीनियर बात कर रहा है और बात करते करते बोल रहा है कि हाँ ये ऐसा, तब तक किसी चपकी ले ली, आंखें बंद होगी, नींद आ रही है, नो सर नींद आ रही, जा नहा क्या जाना। और लिटरली दे यूज्ड टू सेंड अस नहाने के लिए, हम लोग जाके नहाते थे। तो ऐसे था कि लगभग 6 महीने हमारी रैगिंग चली। और ये फिजिकल रैगिंग भी होती थी, जैसे कि आजकल है। और कई लोगों ने फिजिकल रैगिंग का बहुत फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करी, कि जैसे अपने अननेसेसरी अनयूजुअल काम कराने, और ये लेके आ जा, वो लेके आ जा। वो एक डिफरेंट पार्ट है। अगर हम उस चीज़ को बेयर कर लें, तो कहीं ना कहीं रैगिंग, और इसको कहते हैं कि हाँ एक फ्रेंडली टाइप का रैगिंग है, कि जो हमको सीनियर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। हाँ ऑब्वियसली इस चीज़ को मैं डिनाई करूँगा कि हाँ मारना पीटना गाली गलौज करना ये सब ठीक है, नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ अगर एक हेल्दी रैगिंग हो जिसमें कि डेवलपमेंट हो हमारी, तो वो बहुत ही हेल्प, बेसिकली सीनियर जूनियर आपस में बात कर पाए, अच्छे से बात करके मिल सकते हैं। एक बार मुझे याद है कि ग्राउंड फ्लोर पे हमारी रैगिंग चल रही थी, और रैगिंग चल रही थी इन द सेंस वो टीवी रूम था, हम लोग बैठ के सब टीवी देखते थे। तो हमारे सीनियर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम सब खड़े हुए थे। तो सीनियर्स हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सडनली मैं डोर के बगल में खड़ा था, बाकी मेरे बैचमेट्स खड़े थे, मेरे बगल में कोई आके खड़ा हो गया, एंड ही वाज अराउंड 3.5 फीट, उससे ज़्यादा नहीं थे, एंड इट वॉज इन हिज लेट 50s। आके खड़े थे, मैंने देख कर और छोड़ दिया। तब बाय दैट टाइम सीनियर्स ने नहीं देखा था उसको। अच्छा, तो तब तक वो दे रहे थे अपनी जो लैंग्वेज होती है उसको, वो लोग रैगिंग ले रहे थे। सडनली वन सीनियर सॉ कि कोई खड़ा, ओ सडनली सब लोग खड़े हो गए, अच्छा, तो बाद में पता चला कि ही वाज पीडियाट्रिक्स का एचओडी। अच्छा, हमको तो नहीं पता था। वो लोगों ने बताया पीडियाट्रिक्स का एचओडी थे। तो पीडियाट्रिक्स का एचओडी वाज सो सिंपल एंड काइंड और फुल ऑफ ह्यूमर। तो उसने बोला कि अरे इनको ये सब क्या सिखा रहे हो, इनको बोलो कोई तमिल की लड़की पटाएं ताकि जल्दी से जल्दी तमिल सीखें। जितनी ज़्यादा फ्रेंडशिप रहेगी। तो इस तरह की हेल्दी चीज़ें भी होती थी। और एक अच्छी बात ये होती थी कि रात भर रैगिंग लेने के बाद सीनियर्स हम लोग को साथ में लेके जाते थे, यूज्ड टू गिव अस ट्रीट। अच्छा, और अच्छी बात ये थी कि मेडिकल कॉलेज के आसपास मैक्सिमम दुकानें खुली रहती थी कि तुम जो खाना है खाओ। तो पे सीनियर करेगा। हाँ, पे वो ऑब्वियसली सीनियर ही करेगा। तो हम लोग एक लेस का पैकेट नहीं लेते, हम लोग पूरी लड़ी उतार लेते थे। भले उतार के खा दें, उल्टी हो जाए, फेंक दें, लेकिन हम लोग क्योंकि गुस्सा निकालना होता था तो उससे ऐसे निकालता। और सीनियर्स कभी मना भी नहीं करते थे। हम लोगों ने एक रात में सिर्फ लेज और कोल्ड ड्रिंक का ही करीब 2-2 हज़ार रुपये बिल बनाया उन लोगों का। तो वो यादें हैं हम लोग। और कमाल की बात है, वो मना भी नहीं करते, कभी मना भी नहीं करते, कभी उन्होंने मना नहीं किया। तो सर आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था? पहली बार जब डीएच गए, वो फॉर्मूलेट की स्मेल, वो कैसी थी? वो भी अमेजिंग। मैंने बताया ना, मैं एमबीबीएस का हो या एमडी का हो, बीच के टाइम हो, मेरा टाइम ऐसा गुजरा और मैं इतने अच्छे से एक एक दिन को एंजॉय किया। तो वैसे ही मुझे याद है कि जब मैं पहले दिन जब डीएच में गया, ऑब्वियसली वो फॉर्मेलिन की स्मेल और कैडावर की स्मेल और वो जो ब्लैक कलर की डेड बॉडीज रखी होती हैं, तो सडनली आप देखते हो, तो वो मुझे कभी वही बोला इंक्विजिटिवनेस, वो जो मेरा पहले से इंक्विजिटिवनेस मुझे लग रहा था मेरा सपना पूरा है, वो जो मेरे पूरी होने वाली है। अब इसके अंदर क्या होगा पता चलेगा। तो वी वर 150 स्टूडेंट्स एंड देयर वर 8 कैडावर्स। 8 कैडावर्स थे, तो अराउंड 30 स्टूडेंट्स आए। 30 स्टूडेंट्स इट्स अ ह्यूज नंबर है ना, एक कैडावर पे अराउंड 25 to 30 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये ह्यूज नंबर था। बट मुझे याद है हमारे जो प्रोफेसर थे, एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने सबसे पहले दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि मीट मिस्टर दिस। तो डेड बॉडी आप नहीं, यू शुड रेस्पेक्ट कैडावर, यू शुड नो ये कैडावर ही आपका बेस बनने वाले हैं। अगर आप इस पर अपना हाथ साफ कर लोगे, अपनी आईज और अपने सारे सेंसरी ऑर्गन्स इस पर अच्छे से ट्रेन कर लोगे, तो आप लाइव ह्यूमन बॉडी आसानी से सीख जाओगे। तो उन्होंने ये सबसे पहले हमको सिखाया। और सबसे पहले दिन उन्होंने ही शोड अस द स्कैल्पल। हम लोग के पास नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला ये स्कैल्पल है, आइए कौन आगे आएगा, हु विल कम एंड होल्ड स्कैल्पल। एंड आई वाज स्टैंडिंग एट द बैक, सबसे पीछे था। तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया, सर मैं आऊँगा। तो उसने कहा कम। और ऑब्वियसली तुरंत नहीं खड़ा किया था, मैंने पहले देखा रिस्पॉन्स कि यहाँ के कुछ लोकल लोग हाथ खड़ा करने बोले, किसी ने नहीं किया, तो मैंने खड़ा किया। तो मैं गया, तो उन्होंने पहले दिन मुझे टीचिंग, उन्होंने बोला होल्ड स्कैल्पल।
उन्होंने होल्ड, वो मैंने स्कैल्पल पकड़ा, ऑब्वियसली स्कैल्पल गलत ही पकड़ा होगा, जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं मुन्ना भाई में होल्ड इट लाइक अ पेन, ही ऑल्सो टोल्ड मी द सेम थिंग, होल्ड इट लाइक अ पेन। तो वो पेन, और उन्होंने मार्क लगाया, पहले मार्क लगाओ, 2 क्रॉस लगाओ, देन पुट योर इंसिजन लाइक दिस। और चेस्ट पे स्टर्नम पे वो पहला इंसिजन था, वो मुझे आज भी याद है कि हाँ मैंने उस दिन पहला वो इंसर्शन उस दिन मारा था। और वहाँ से फिर एनाटमी की धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। मैं आई वॉज इंटरेस्टेड सो मच इन एनाटमी कि मैं MD कम्युनिटी मेडिसिन कर रहा था तब भी जो है मुझे एनाटमी में इतना इंटरेस्ट था कि मैं अभी भी प्रेजेंटली भी मैं एनाटमी वालों से जरूर जाके मिलता हूँ, ताकि मैं उस चीज़ को वो इंक्विजिटिवनेस जो बचपन में थी वो आज भी बरकरार है ना, वो आज भी मेरे अंदर है। तो DH में जब गए तो ऑब्वियसली पहले दिन कुछ लड़कियां बेहोश हुई, हाँ कुछ लड़के क्या है ये, और रुमाल रखना, मास्क, पहले दिन ग्लव्स पहन के जाएंगे और ये करेंगे। तो बहुत सारे नाटक हुए, धीरे धीरे सारे नाटक खत्म हो गए और ग्लव्स भी नहीं डाले गए थे, ग्लव्स भी उतर गए और सारे मास्क उतर गए। अब नाउ वी यूज्ड टू एंजॉय, वी यूज्ड टू मेक फन कि हाँ यार ये इसको कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे तंग कर सकते हैं। मुझे याद है हम लोग ने आंख डायसेक्ट किया था, तो आंख में से जो लेंस निकला वो आज तक हम लोग ने संभाल के रखा है। तो हम लोग को आंख जब पढ़ाई गई थी तो हम लोग को ह्यूमन आंख से नहीं पढ़ाया गया, हमको बताया कि हाँ आंख ऐसी तो होती है, लेकिन हमको बकरी की आंख लेके आए। अच्छा, मतलब वो बुचर हाउस से स्पेशली बकरी की आंख लेके आए एंड बकरी की आंख पे हमको टीच किया कि देखो एक्चुअली में आंख में स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो वो कुछ ऐसे चीज़ें मैं इतना इंटरेस्टेड हो गया था एनाटमी में कि एनाटमी में मैं जो उसमें कोल्ड स्टोरेज हाउस जो होता है ना, मैं उसमें भी गया। अच्छा, मैं जाऊँ जैसे कैसा लगता है, डेड बॉडीज कैसे रखी जाती हैं, कैसे प्रिपेयर करी जाती हैं, एम्बॉमिंग क्या होती है। सबसे पहले डे हमको एम्बॉमिंग की स्पेलिंग बताई गई, लेकिन क्या है ये, कैसे उन्होंने पूरा प्रोसीजर समझाया, लेकिन मैं उस चीज़ को देखने के लिए स्पेशली गया देखने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं था जो आज भी बरकरार है, इंक्विजिटिवनेस जो मेरे अंदर थी। तो इस तरह से हमारी DH की शुरुआत हुई। जैसे आपने CM का नाम लिया, तो सर अब आप मतलब मेरे तो सर आप प्रोफेसर हो CM के लिए, पर सर मैं जानना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट कैसे थे, कि आपने फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर दिया था CM? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन है कि मैं ज़रूर बताता हूँ, मैं इस चीज़ को जरूर बताऊँ, दिल खोल के बताता हूँ, क्योंकि मैं एकदम क्या कहते हैं एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट टाइप का था, लेकिन फुल मस्ती, इंक्विजिटिवनेस थी तो मस्ती रहती थी, कहाँ यहाँ से टीचर से बात करना, और उस इंक्विजिटिवनेस के चक्कर में कई बार मार भी खाई हमने। तो ऐसा हुआ कि क्योंकि मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर 1 साल का है तो 6 महीने तो 7 महीने हमारी रैगिंग चलती रही, तो उसमें पढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। सुबह 5 बजे तक हम लोग जगे रहते थे, फिर 7:30 बजे हमको DH पहुँचना होता था। तो क्या करते हम लोग ने थोड़ा बहुत समय मिला तो पढ़ लिए, नहीं मिला तो हम लोग क्लास में ही सो जाया करते थे, सोने का टाइम नहीं मिला। मेरा एक बैचमेट था, वो तो लिटरली बेंच पे पूरा लेट जाता था, ऑफिस होता था, वो भी उनको टीचर्स को बताता था कि हाँ यार, अब गलती से कोई आ गया तो भी मैंने एक बार देखा है कि उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो जैसा कि बातों से पता लग रहा है कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी पढ़ने की कोशिश करी। तो पहला हमारा एग्ज़ाम हुआ, जो कि मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था, लेकिन पहला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी का एग्ज़ाम हुआ, तो मेरे एनाटमी में 100 में से 0 आए। अच्छा, फिजियोलॉजी में 100 में से 2 आए, और बायोकेमिस्ट्री में 100 में से 4 आए। ठीक है, तो मेरा पहला एग्जाम, मेरा पहले लाइफ का जो MBBS का एग्जाम था, उसमें मेरे 0, 2 and 4 ऐसे नंबर है। तो बड़ी शर्मनाक मतलब थी। उससे आपको मतलब काफी ट्रॉमा वगैरह, मेंटल स्ट्रेस? नहीं, मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि हम रैंकिंग के ही उसमें घूम रहे थे। हाँ। लेकिन कॉलेज वालों ने क्या किया, उन्होंने हमसे एडमिशन के टाइम पे 5 पोस्ट कार्ड भरवाए थे। अच्छा, अब तो व्हाट्सएप आ गया। हाँ, तो यू कैन सेंड व्हाट्सएप, टेलीग्राम भेज दिया, ये सब ईमेल भेज दिया। उस समय नो ईमेल, क्या ईमेल, और कुछ भी नहीं जानते थे। व्हाट्सएप तो मोबाइल फोन्स नहीं था यार, 2004 में हार्डली 1100, नोकिया का 1100 लॉन्च हुआ था उस समय, तो वो भी नहीं था। तो उन्होंने हमसे 5 पोस्ट कार्ड, जिसपे कि सेल्फ एड्रेस पोस्ट कार्ड टिकट लगा के भरवाया गया था। तो वो भरवाया, तो हमें लगा होगा किसी से भरवाया, तो उन्होंने उसको यूज़ किया। तो पोस्ट कार्ड मीन्स ओपन थिंग। तो मेरी जो हमारे जो एनाटमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एनाटमी 0, फिजियोलॉजी 2, बायोकेमिस्ट्री 4 ऐसे नंबर लिखकर, उन्होंने रेड पेन से लिखकर
और पीछे उसके योर वार्ड हैज गॉट दीज मेनी नंबर्स इन दिस सब्जेक्ट, और उसको पोस्ट कर दिया घर के एड्रेस पे पोस्ट कर दिया। सोचो मैं तमिलनाडु में बैठा हूँ और देहरादून के एड्रेस पर उन्होंने पोस्ट कर दिया। वी यूज्ड टू लिव इन सरकारी क्वार्टर, हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे। तो गवर्नमेंट क्वार्टर में ये होता है कि एक कॉमन पोस्ट क्या बोलते हैं, पोस्ट बॉक्सेस होते हैं कि फ्लैट्स के नंबर हैं उनमें पोस्ट बॉक्सेस हैं। तो वो पोस्टमैन भी इतना होशियार, वो उसमें डाल के चला गया। अब जैसा कि हमको पता है कि आसपास वाले टांग खींचने के लिए रहते हैं, तो हमारे बगल में मिश्रा जी, गुप्ता जी, यादव जी ऐसे लोग रहते थे। तो उन्होंने देख लिया कि देखने के इनके पोस्ट कार्ड में, इनके लेटर बॉक्स में क्या है, उन्होंने खोल के देख लिया। तो मुझे याद आया, मैं उन अंकल जी का नाम नहीं लूँगा उन्होंने वो देखा और देखा अरे इतना, और वो पर्सनली ही केम टू 4th फ्लोर, उन्होंने हमारे घर पे मेरे पापा के हाथ में वो पोस्ट कार्ड दिया तो पापा ने पढ़ा और तुरंत मुझे जो है हमारे हॉस्टल में एक लैंडलाइन था, उस पर कॉल किया कि तू ये सब करने गया है, तेरे 0 नंबर है, तेरे ये नंबर है, तेरे वो नंबर, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा। उन्होंने बहुत गालियाँ सुनाई मुझे फ़ोन पर। लेकिन मेरे जो रूममेट थे वो सीनियर थे, वो 3rd ईयर में थे। तो उन्होंने मेरे फादर से बात करके किसी तरह से उनको कंसोल किया, बताया अंकल जी टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम जब हो जाएंगे अभी कुछ दिन बाद, जब ये पीरियड खत्म हो जाए तब लड़के पढ़ते हैं और अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो किसी तरह मेरे फादर कंसोल हुए। बट ओवरऑल कहा जाए तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट भी नहीं था और बहुत बुरा स्टूडेंट भी नहीं था। लेकिन हाँ, ठीक ठाक फर्स्ट ईयर में नंबर आए। वही आज अगेन कि अब मैं हमेशा अपनी गलतियां कर करके ही सीखा हूँ। जैसे मुझे पता है कि हाँ कि उस गड्ढे में पैर डालोगे तो जरूर गिर जाओगे, लेकिन मैं गड्ढे में पैर जरूर डालता था कि गिरूँ और सीखूँ। मैं इस टाइप का आज भी हूँ कि मैं उस ऐसे गड्ढों में जरूर पैर डाल देता हूँ। तो वैसे ही हुआ कि सीनियर्स ने बोला खूब लिखा करो, पन्ने भर दो, पन्ने भरने के नंबर मिलते हैं, कहानियां लिखो। यही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर कुछ नहीं आता तो ऐसा हाथ रखो, हाथ का डायग्राम बना दो, उसमें नंबर मिल जाएगा। तुम्हें मसल वसल नहीं पता तो कोई बात नहीं, पर हाथ ऐसे रखो, बस ये 4 उंगलियां बनाओ। तो हमें भी बताया और हमने भी ऐसे किया। हमने कहा अब लिखेंगे। मुझे आज भी याद है एनाटॉमी में मेरा लॉन्ग क्वेश्चन जो 25 नंबर क्वेश्चन होता वो था आर्चेस ऑफ फिट। हाँ है, and it used to be considered as the toughest question in our time. वो हमारे टाइम में टफ क्वेश्चन माना जाता था क्योंकि उसमें बहुत सारी मसल्स, बहुत सारे लिगामेंट्स, यहाँ से इंसर्शन, वहाँ से अटैचमेंट, ये सब याद करना पड़ता था। मैंने उसको एक बार रीडिंग करी थी लेकिन बाय हार्ट नहीं किया था, लेकिन वही क्वेश्चन आ गया। तो जो मैंने वही, तुमने बोला हाथ रख के, मैंने बस यही गलती करी, मैंने जूता उतार के पैर नहीं रखा तो मैं पैर रख के डायग्राम, लेकिन हाँ मैंने किसी तरीके से कोशिश करी डायग्राम बनाने की। और इस किसी तरह से एनाटॉमी निकला, फिजियो निकला और बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम निकला हमारा। तो मुझे याद है कि हमारे एग्ज़ाम जो होते थे वो कंटिन्यूसली होते थे विदाउट एनी ब्रेक। सैटरडे संडेज को एग्ज़ाम नहीं होते थे, लेकिन 6 पेपर, 2 एनाटॉमी के, 2 फिजियो, 2 बायोकेमिस्ट्री के लगातार होते थे। तो मंडे से पेपर शुरू हुआ, मंडे ट्यूसडे एनाटॉमी, फिर वेडनेसडे थर्सडे फिजियो, फिर फ्राइडे बायोकेमिस्ट्री 1, सैटरडे संडे छुट्टी, फिर मंडे को फिर बायोकेमिस्ट्री 2। तो यू वोंट बिलीव, जब फ्राइडे को मैं एग्ज़ाम देके आया अपना बायोकेमिस्ट्री 1 का, आई प्लेड टेबल टेनिस फॉर होल नाइट पूरी रात मैं टेबल टेनिस खेलता रहा। यानी कि फ्राइडे की पूरी नाइट में टेबल टेनिस खेलते हैं बिगाते। सैटरडे को थक गया, सो गया। संडे की सुबह जब उठा, एक ही दिन बचा है, अब क्या करो, तो किसी तरह से उसको किया। वही सीनियर्स वाली बात, खूब लिखो किया। तो एनाटॉमी में 100 में से 51। अच्छा क्या बात है। सी ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी 51, फिजियोलॉजी में 52 एंड यू कैन गेस बायोकेमिस्ट्री 53 हाँ, तो 51, 52, 53 तो इस तरह से नंबर थे। दैट गिव मी अ सेटबैक। उसने मुझे बहुत परेशान किया। अच्छा, कुछ करने आया था लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ। वो 0 to 4 से बस वो 51, 52, 53 हो पाया आज तक। तो उसके बाद मेरी लाइफ में मैंने बहुत अपने आप को मुझे वो लगा, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे फिर बोला, जैसे हमेशा सपोर्ट करते ना, फटकारते ही बहुत थे। तो बोला कि बेटा ये तुझसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो मैंने उस समय सेकेंड ईयर 1.5 साल का हुआ करता था। अच्छा, तो मैंने 6 महीने के लिए अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया था। यू वोंट बिलीव, लिटरली मैंने 6 महीने के लिए अपने आप को रूम, बस पोस्टिंग जाता था, वापस आता था, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने टाइम पे गया, खाना खाया। तो बस उस समय मेरे पास कोई भी सेकेंड ईयर की कोई बुक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, नया कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे पास एक टेबल्स की डिक्शनरी थी
अच्छा, नो टेबर्स नहीं नहीं, आप लोग गूगल पे करते हैं और वेब से डिक्शनरी कर, उसमें टेबर्स की डिक्शनरी आती थी जो कि 2 वॉल्यूम में आती थी। अच्छा, मेडिकल डिक्शनरी थी, उसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, उसमें सारी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी, मैक्सिमम मेडिकल की टर्मिनोलॉजी लिखी रहती थी और वो सबके पास होती थी। आप लोग भी सीखो इसको कि टेबर्स नाम की कोई डिक्शनरी हुआ करती थी, तो वो होती थी और वही थी मेरे पास। और मैं उसको रूम में बंद करके, मेरे रूम में जेट ब्लैक अंधेरा करके, खिड़की का थोड़ा सा पार्ट खोल के ताकि बस उसकी लाइट आती रहे, उस समय ये टॉर्च वाले मोबाइल नहीं होते थे वो खोलकर बस मैं डिक्शनरी को पढ़ा करता था। जैसे मैं आई केम अक्रॉस द वर्ड टाइफॉइड, तो टाइफॉइड खोल के देखा, टाइफॉइड क्रीम फ्रॉम टाइफॉइड मैरी, फ्रॉम वेयर मलेरिया केम, इस तरह की चीज़ें मैं पढ़ता रहता वर्ड की मीनिंग्स में। क्योंकि हमारी फिजियोलॉजी की टीचर बोलती थी कि अगर इफ यू वांट टू लर्न मेडिकल साइंस, यू जस्ट लर्न दोज वर्ड्स, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड हाफ द वर्क इज डन। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया और सिर्फ वही पढ़ता था और सोचता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और करते 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 मैंने फिर अपने तरीके ईजाद करे कि मुझे कैसे आंसर्स लिखने हैं, मुझे कैसे पढ़ाई, मैं पढ़ाकू होना कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छा। लेकिन कैसे कम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ, तो उस तरह की चीज़ें शुरू करी। उनमें से बहुत सी चीज़ें मैं अपने क्लास में स्टूडेंट्स को भी बताने की कोशिश करता हूँ कि हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर्स, है ना, विद मिनिमम, कम से कम काम करके आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेके आ सकते हो। तो मैंने वैसे ही किया। जैसे सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी, है ना, फार्माकोलॉजी की मोस्ट फेमस बुक इंडिया में कौन सी चलती है? के.डी. त्रिपाठी, है ना, एंड यू नो कैसी बुक है वो। हाँ, नहीं पढ़ी जाती लेकिन पढ़नी पड़ती है। अब क्या किया जाए, तो 6 महीने के समय में मैंने यही सोचा क्या किया जाए कि मैं के.डी. भी पढ़ लूँ और मेरे नंबर ऐसे आए कि जो एट पार हों क्लास के टॉपर से। तो मैंने तरीका निकाला। मैंने ये सोचा कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। वो उसके पास एक साथ 150 कॉपियाँ होती हैं, ठीक है। वो पहला बंदा खोलेगा, पहला आंसर पढ़ेगा, दूसरा पढ़ेगा, तीसरा पढ़ेगा। वो ये सोचेगा यार भाई सब तो लोगों, ही वांट्स सम स्पेसिफिक प्रिसाइज थिंग्स इन हिज इन दैट चिल्ड्रन, स्टूडेंट के नोटबुक में, उस आंसर शीट में लिखा होना चाहिए। इसको मैं क्लास में ऐसे समझाता हूँ अपने बच्चों को, जैसे कि 2 न्यूज़पेपर होते हैं। एक न्यूज़पेपर का मैं आपको नाम बताता हूँ, वो है टाइम्स ऑफ इंडिया, और दूसरा है द हिंदू, है ना। अगर आप किसी ऐसे नॉर्मल इंसान से किसी से पूछोगे तो कोई आपके लिए आपका फेवरेट न्यूज़पेपर कौन सा है, आपका कौन सा है? मतलब द हिंदू क्यों? क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा है ना। बट अगर कोई रेलवे में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चाहेगा। और मैक्सिमम सेलिंग न्यूज़पेपर जो टाइम्स ऑफ इंडिया ही है, उसकी करोड़ ऑफ कॉपीज बिक जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छी है। उसका भले कंटेंट इतना अच्छा ना हो, लेकिन वो इंसान खरीदता है उसको और देखता है, हाँ इधर ये फोटो लगी, उधर वो फोटो लगी, इधर ये फॉन्ट से लिखा हुआ है, इधर वो फॉन्ट से लिखा है। सबसे पहले पीछे जाता है, पीछे देखता है हॉलीवुड की 2-4 अच्छी फोटो देखता है, इधर हीरो हीरोइंस की देखता है, उनको कटिंग करके अपनी दीवार पर चिपकाता है। नेक्स्ट पेज पीछे से खोलता है तो हॉरोस्कोप निकला होता है, टीवीज के सारे। तो क्या है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रेजेंटेशन अपना ऐसा कर रखा है। भले उसका कंटेंट बहुत अच्छा नहीं हो, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर एक बार ऐसे बोला भी था, वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन उसी जगह जो क्लास के लोग हैं, जो IAS एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, वो डेफिनेटली हिंदू पढ़ना चाहेंगे, है ना। तो जो टीचर पढ़ के आंसर चेक करता है, वो डेफिनेटली द हिंदू टाइप का आंसर बुक चाहेगा, बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ द टीचर्स टाइम्स ऑफ इंडिया टाइप के हैं, है ना। हम सब हैं। तुम भी जब टीचर बनोगे आगे जाके तो पता चलेगा कि हाँ एक ऐसी आंसर शीट मिल जाए जिसमें सब कुछ क्लियरली लिखा हो, उसको वैसे प्रेजेंट किया जाए, ताकि मैं जब वो कॉपी चेक करे तो इजीली चेक हो जाए, विद ईज चेक हो जाए। तो मैंने वैसे टेक्निक्स डिजाइन करी कि हाँ भाई फ्लो चार्ट बनाने आने चाहिए, मुझे डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, डिफरेंट कलर से लिखना आना चाहिए। ये नहीं कि हाँ आप उसको सतरंगी तिरंगी बना दो, लेकिन 3 कलर तो अलाउड होते ही होते हैं। जैसे कि ब्लू कलर का तो पेन अलाउड है ही है, ब्लैक कलर का पेन, और पेंसिल एक डिफरेंट कलर है। अब इन 3 के कॉम्बिनेशन से, और 3 के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कलर बनाए जा सकते हैं। इस तरह से आंसर डिजाइनिंग शुरू करेगी। और इसमें एक टेक्निक और लगाई कि अगर मैं बोलूँ कि फार्माकोलॉजी की एक और बुक का नाम बताओ, तुम बता पाओगे? शानबाग है। कोई फॉरेन ऑथर का? लिपिनकॉर्ट, कैटजंग। तो मेरे पास, मैंने कैटजंग स्पेशली मैं 1200-1500 रुपए की खरीद के लेके आया। अच्छा,
पढ़ने के लिए नहीं, हाँ, उसमें से कुछ ऐसे कंटेंट निकालने के लिए कि उसको मैं अगर मैं आंसर्स में लिखूं तो जो टीचर है उसको चेक कर रहा है, उसको ये इंप्रेशन आना चाहिए इसने कैटसन पढ़ी है ना, उसको उसने कैटसन फ्लो चार्ट बना दिया, उसका टेबल बना दिया, अगर मैं डायग्राम वहां से देख लिया, अगर मैं अपनी हेयर स्टाइल अमिताभ बच्चन की तरह भी कर लूं तो हाँ ये अमिताभ बच्चन से इंस्पायर्ड है, तो एटलीस्ट मेरे आंसर को देख के पता चलना चाहिए कि ही इज इंस्पायर्ड बाय कैटसन। तो मैंने सारे जो पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल, क्लोराइड चैनल, इन सब के डायग्राम जो है, ऑपरॉन सबका जो डायग्राम्स है वो मैंने सारे कॉपी करे कैटसन से, उसके कुछ टेबल्स याद करी, क्लासिफिकेशन लिखने के तरीके याद करे और उसको मैंने पुट किया उसमें। इसी तरीके से मैंने जैवेट्स उठाई, उसकी माइक्रोबायोलॉजी की उठाई, और फॉरेंसिक मेडिसिन तो खैर हमारी रिलेटिव फेवरेट है ये, और सेकेंड ईयर में आई एक्सेल्ड एट पार नंबर थे मेरे, टॉपर के साथ 1 नंबर 2 नंबर कम थे, वाइवा में थोड़ा सा उसकी कहानी अलग है, लेकिन फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे क्लास में हाईएस्ट नंबर थे फोरेंसिक ऐसा था जो कि टॉपर के बराबर नंबर थे मेरे, तो मैंने कहा यार ये तो टेक्निक बहुत अच्छी काम कर रही है, तो इसको हमको अप्लाई करना चाहिए। तो वैसे ही धीरे धीरे फिर 3rd ईयर में फाइनल में उस चीज़ को, तो फिर मेडिकल बिकेम थोड़ा सा आसान हो गया, एंड यू नो उसके बाद जो मेरा नाम पहले टीवी था, उसके बाद मेरा नाम गुरु पड़ गया। गुरु तो मेरे सीनियर, मेरे जूनियर जो आ गए थे तो सब एडवाइस के लिए आते थे, सब आते थे, अरे क्या कैसे कर रहा है तू, क्या, क्योंकि आई यूज्ड टू मुझे डोमिनेटिंग नेचर, मुझे डोमिनेट करे वैसा पसंद नहीं था, तो हाँ थोड़ा सा हवा करने डाबे, हाँ तो ऐसा गुरु कह रहा था, तो गुरु जैसे बिहेव करता है, तो कुछ अपने सीनियर्स को ही पढ़ाता था, बताता था, क्योंकि देखो साइकोलॉजिकल सपोर्ट सबको जरूरत होती है, हाँ, कोई तो बात करने वाला, कोई बात करने वाला हो, तो वैसा जैसे मेरी बोलने की स्पीड से पता लगा बोलता ही, तो वैसे ही बोलता ही रहता था उस समय, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर के उस जो खोखलापन मेरे अंदर आ गया था 6 महीने का, उसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, मैं डेफिनेटली मैंने उसको निकाला भी। सर ये बहुत होता है सर मेडिकल में कि मतलब ऐसा हम सबने देखा, मैं 3rd ईयर में मैंने भी ऐसा टाइम देखा कि जब एक टाइम आता है कि एकेडमिक्स इतना नीचे चला जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है आपके साथ कि आपको लगता है कि बस अभी बस ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरा कॉलेज है, बस यही है, इसके अलावा और कहीं ध्यान नहीं देना और कुछ नहीं देना। पर सर आपका मतलब आपको जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन, पहले प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, यस, तो मतलब इसकी तरफ आपका रुझान कब बढ़ा? तो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से पहले इसको हमारे टाइम में SPM बोला जाता था। अच्छा, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन बोला जाता था। उसके बाद उसकी भी एक अलग हिस्ट्री है, SPM से वो PSM हुआ, PSM से कम्युनिटी मेडिसिन आया, वो कम्युनिटी मेडिसिन एंड फैमिली हेल्थ आ गया है, एम्स में वैसे ही सब्जेक्ट चलता है, तो इसकी पूरी हिस्ट्री है। और देखा जाए तो जैसे मैं 3rd ईयर में था, जब मैं 3rd ईयर में था तो किसी भी ईयर में मेरी अटेंडेंस बहुत अच्छी नहीं रही है ना, बहुत लेजी टाइप का था कि सुबह देर तक सोना, जस्ट क्लास से 5 मिनट पहले उठ के चले जाना, जो कि उसके जस्ट अपोजिट में आज हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, प्रॉपर योगा एक्सरसाइज करके मेडिटेशन करके फिर जाता हूँ, पहले मैं वैसा नहीं था। तो उसकी वजह अटेंडेंस की वजह से पर्टिकुलरली कम्युनिटी मेडिसिन में क्या हुआ कि कम्युनिटी मेडिसिन में हमारी जो HOD थी, जैसे कि फेमस है कि कम्युनिटी मेडिसिन में जो है बहुत बोरिंग लोग होते हैं, फेमस है, तो वैसे ही हमारा भी डिपार्टमेंट हुआ करता था। और हमारे जो मतलब ये मैंने फेस वहाँ पे यूजुअली किया था कि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन बहुत भेदभाव हुआ करता था, ऐसा होता था। और क्योंकि नॉर्थ इंडियन होने की वजह से, क्योंकि तमिल स्पीकिंग नहीं थे हम लोग, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ थोड़ा भेदभाव किया जाता था, तो वैसे ही वो झेलना पड़ा मुझे कम्युनिटी मेडिसिन में, जिसमें इंटरनल के जो मार्क्स होते थे, अच्छा, उसमें मुझे कट ऑफ से 10 मार्क्स कम मिले, एंड 10 इज ह्यूज, बड़ा बहुत बड़ा होता है। सिर्फ मेरे ही नहीं, और भी लोग थे, 2-4 लोग थे, कुछ के 4 थे, कुछ के 5 थे, मैक्सिमम जो है वो 12 नंबर कटे थे। जो क्लास का सबसे डम स्टूडेंट था उसके कटे थे, मतलब डम से जस्ट 2 नंबर ज़्यादा मुझे मिले थे, तो फिर भी कट ऑफ से 10 नंबर मुझे कम थे। तो इट वॉज अगेन अ सेटबैक कि हाँ मुझे इतने नंबर कम क्यों मिले। तो कहीं ना कहीं हाँ गलती मेरी थी अटेंडेंस वाइज, या मैं टीचर से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं बना पाया, क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन पहले ईयर से सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में नहीं ध्यान दिया, सेकेंड ईयर में नहीं ध्यान, तो उस समय भी टेस्ट हुआ करते थे, उसमें भी एग्जाम हुआ करते थे। कभी एग्जाम नहीं दिया तो उसमें कभी 0 आए, कभी 1 आए, या एब्सेंट लगी हुई है, तो उसकी वजह से मेरे 10 नंबर कम आए। तो वो एग्ज़ाम
उसका मेरे इंटरनल पे बहुत असर पड़ा और उसके लिए मैंने फिर से अपने आप को 2 महीने के लिए लॉक किया करियर में, ताकि मैं अब सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकूं। और उस समय कम्युनिटी मेडिसिन से बहुत प्यार नहीं था मुझे, लेकिन हाँ एक ये तो समझ में आ गया था कि ये मेरे से चिपक के रहने वाली है। उस समय मैंने बुक पे बहुत ध्यान दिया, पढ़ना शुरू किया, और मुझे आज भी याद है कि उसमें जो एक शॉर्ट क्वेश्चन था वो श्रीवास्तव कमेटी क्वेश्चन था, वो आया था एंड होल क्लास वाज लुकिंग एट मी, जो एग्जाम में तेरे नाम का क्वेश्चन आ गया तेरे नाम का क्वेश्चन आ गया, देखे है। तो मोस्ट फेमस कमेटी भोर कमेटी एंड मुदलिया कमेटी हुआ करती थी, लेकिन श्रीवास्तव कमेटी बहुत रेयर क्वेश्चन आता था, लेकिन फिर भी आया। और क्योंकि वो मेरे नाम से जुड़ा हुआ था तो उसको मैंने स्पेसिफिकली पढ़ा हुआ था और लोगों को बताता देख अब ऐसे है, तो हम पढ़ते थे बताते थे, तो वो क्वेश्चन आया। तो वो मेमोरीज कुछ कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड यस थी, लेकिन डेफिनेटली उसको मैंने कभी करियर की तरह कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था। वो बात में कभी जब MBBS क्लियर हो गया, इंटर्नशिप हमने कर लिया, 1 साल 2 साल की जॉब कर ली, तो वहाँ पे लोगों से बात करते थे, अगेन सीनियर से बात करते थे, जो प्रोफेसर जो सीनियर डॉक्टर्स कंसल्टेंट होते थे, तो दे यूज्ड टू टेल मी एंड आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ ब्लॉग्स। उस समय इंटरनेट बहुत अच्छा आ गया था, तो लोग अपने ब्लॉग्स लिखा करते थे। तो उसमें मुझे आज भी याद है कोई फीमेल डॉक्टर थी, MD फिजियोलॉजी उन्होंने किया था, एंड शी वाज इन न्यूजीलैंड। उन्होंने लिखा था कि इमेजिन योर बिफोर चूजिंग अ सब्जेक्ट इन PG, इमेजिन योर लाइफ 10 years फ्रॉम नाउ। 10 years, अभी से 10 years सोचो और देन चूज योर प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टाइप, कि क्या अभी तो यू आर यंग ब्लड, मैं सर्जन बनूंगा, मुझे खून पसंद है, मैं हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट बनूंगा, मैं रेडियोलॉजिस्ट करूंगा, मैं बहुत सी। डेफिनेटली हमको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमको साथ में क्या मेरे बॉडी उसको अलाउ करती है, बिल्कुल, क्या मेरा मेंटल मेकअप या मेरा फैमिली बैकग्राउंड या मेरी प्रेफरेंसेस लाइफ में उसको अलाउ करती हैं। तो डेफिनेटली वो मेरे लिए तो नहीं था, क्योंकि अच्छा। मैं इधर उधर बहुत घूमता था, इधर उधर घूमने, हालांकि क्लिनिकल बहुत काम किया, बहुत जगह बहुत क्लिनिकल काम किया, इंट्यूबेशन सेंट्रल लाइन डाला, और क्लिनिकल में इतना इंटरेस्ट था कि फर्स्ट ईयर MBBS से ही हम अपने सीनियर्स के पीछे भागते थे। सीनियर्स मेरे से 2-2 घंटे केस शीट लिखवाते थे, डिस्चार्ज समरी भरवाते थे, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे एक IM इंजेक्शन लगाना सिखाएं, सिर्फ इसलिए। मुझे आज भी याद है मेरे सीनियर ने मुझे IM इंजेक्शन लगाना सिखाया था, लेकिन वो भी गलत सिखाया, बाद में मुझे पता चला लेकिन उसने सिखाया, उसने बोला कि ले कि एक लाइव पेशेंट में, लाइव इंसान में ऐसे IM इंजेक्शन लगाया। और फिर वहाँ से तो गाड़ी शुरू हुई। तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर MBBS मैंने अर्न करना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल होते थे, तो हमारे जो कुछ पुराने सीनियर होते थे, जो जिनकी किसी वजह से बैक लग जाती थी, तो दे यूज्ड टू वर्क इन अनदर हॉस्पिटल्स, दूसरे हॉस्पिटल में काम करते थे। और वहाँ हॉस्पिटल में काम करते वक्त उनको अगेन कुछ चाहिए कि हाँ जो उनका साथ दे, जो उनके साथ रहे या कुछ हेल्प करे, तो वो मुझे लेके जाते थे, क्योंकि मैं इंटरेस्ट है, तो उसमें रात की नींद खराब करनी पड़ती है उसके लिए, तो लेके जाते थे। और उस समय एक नाइट का 1500 रुपीज़ हुआ करता था। अरे पर मतलब कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो वो 1500 रुपीज़ देने होते थे। तो वो सीनियर क्या करता था, यूज्ड टू गिव मी 500, कि जब तू सीख जाएगा तब यू कैन टेक 1500 फुल, बट अभी तो 500 प्लस मुझे अच्छे से खाना वाना खिलाता था और रहने वहने लाने ले जाने की सुविधा बहुत अच्छी देता था। तो वहाँ से इंक्विजिटिवनेस जो था वो चेंज हुआ क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कि हाँ भाई मुझे क्लिनिकल तो अच्छे से आना चाहिए, है ना, अच्छे से आइए, सब तो चीज़ें आनी चाहिए। तो उसमें एक्सेल किया, मैक्स हॉस्पिटल में काम किया, ब्लड बैंक में काम किया, डिफरेंट हॉस्पिटल में काम किया। सब में आज भी है कि हाँ सेंट्रल लाइन डालने की जो स्पीड है वो भी 13 मिनट्स है मेरी, यहाँ 30 मिनट के अंदर हम डाल लेते हैं। तो ऐसे काम किया। लेकिन साथ में जब और सीनियर्स से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इमेजिन योर लाइफ, कि तुम्हारी प्रेफरेंसेस क्या है उसके ऊपर ध्यान दो। तब बहुत से ब्लॉग्स पढ़े, फिर फाइनली आई डिसाइडेड कि हाँ मुझे कम्युनिटी मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। उससे पहली चीज़ तो मेरा जो सोशलाइज करने का जो पैशन है वो पूरा होता था। मेरा ट्रैवल करने का जो पैशन है वो पूरा हो रहा था, कि हाँ मैं ट्रैवल कर सकता हूँ डिफरेंट जगहों पर, वो पूरा हो रहा था। एक बहुत पुराना पैशन जो मेरे अंदर बचा हुआ था, जो फादर ने मेरे अंदर बीच की तरफ बोया, वो था मैथमेटिक्स का था, और वो पैशन मेरा स्टैटिस्टिक्स से पूरा हो रहा था। तो वो भी एक रीज़न था कि मैं वो स्टैटिस्टिक्स लेकर मैंने जो है अपने उस पैशन को, मैं आज भी उसके पीछे लगा रहता हूँ। अभी भी आप मेरे टेबल पे तो स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंट बुक और डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। जब मैं MD कर ही रहा था, जब हम स्टैटिस्टिक्स सीख ही रहे थे,
दूसरे डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग आते थे अपने स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए। तो वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। लेकिन अगेन वही मैं बताऊंगा कि सोचने में मुझे 1 साल लगा कि हाँ मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और बहुत सोच समझ के फिर ये सब्जेक्ट लिया। एक बहुत अच्छा कोट मुझे याद है, वो कोट कहता है कि आइदर यू गेट व्हाट यू लाइक और you like what you get. So I am from the first statement, I got what I like. क्या बात है ना। तो मुझे वो लगा। तो लोग कहते हैं कि हाँ ये इस ब्रांच की होली, वो ब्रांच की होली। आई एम हैप्पी। मैं बहुत अभी 4:30 बजे ड्यूटी खत्म होती है, घर जाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वैसे ही है, ट्रैवल करते हैं, ड्यूटीज लगती हैं, टीरी जाते हैं, बॉडी डिफरेंट जगहों पर जाते हैं। तो वो सारे पैशन प्लस मैथमेटिक्स का पैशन इसके साथ पूरा हो रहा था। तो सर आप क्लिनिकल साइड मिस नहीं करते इतना? अभी मतलब अपना जो एक वो थ्रिल था जैसा आप बता रहे आईवी लगाने का और ब्लड बैंक और वो सब, अभी मिस करते हो थोड़ा बहुत कि? आई डोंट मिस बिकॉज आई हैव नेवर, मैं उससे बाहर कभी निकला ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं आज भी पेशेंट देखता हूँ। अच्छा। आज भी, अभी अपने घर पर, मैं अभी भी अपने घर पे कुर्सी पे बैठा के, अभी सेकेंड वेव जब कोरोना की आई थी, कोविड-19 के जब पेशेंट की आई थी, तो वन आंटी जी मेरी मदर की फ्रेंड है, वो शी यूज्ड टू कंसल्ट में कि हाँ बेटा मेरे को ये हो गया, जब दवाई बता दो। तो मैंने दवाई बताई, तो वो दवाई से उनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने कहा आंटी आप ऐसा करिए, आप घर आ जाइए। मुझे नहीं पता था कि कोविड-19 होने वाला है कि नहीं, और हालांकि उस समय सेकेंड वेव अपनी पीक पर थी। तो वो अपने बेटे के साथ घर पे आई। तो मैंने उनका बीपी लिया, बीपी लो आ रहा था। अगेन मैंने उनका पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करी, एंड वोंट बिलीव शी केम एंड इट वाज 82। अच्छा, ऑक्सीजन सैचुरेशन वाज 82 एंड इट गेव मी अ शॉक। कहीं अब ये मेरे से कहीं बहुत बड़ा ब्लंडर तो नहीं हो गया कि मैंने आंटी को बोला कि आंटी आप ये दवाई खा लीजिए। शायद मुझे उसी दिन उनको बुला लेना चाहिए था। ये ब्लंडर नहीं कि मैंने आंटी को घर पे क्यों बुला लिया, नहीं। मैं आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपने आप को सिक्योर किया, मैंने फेस शील्ड लगाई, डबल मास्क पहना, अपने सारे घर वालों को बोला आप बाहर मत आना। एज सून एज मैंने उनका जैसा SpO2 देखा, मैंने बोला आप लोग बाहर नहीं आएंगे, आप लोग अंदर आएंगे। और मैंने वहीं चेयर पे बैठे बैठे उनको IV लाइन लगाई, ड्रिप चढ़ाई, उनको स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया, थोड़ा सा स्टेबलाइज करके फिर उनको मैंने उनके घर भेजा। एंड फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ मैं उनके घर पे जाके उनको ट्रीट करता था, है ना। और कम्युनिटी मेडिसिन में हमने यही सीखा है। मैं अपने क्लास में यही बात बोलता हूँ कि कम्युनिटी मेडिसिन में और क्लिनिकल मेडिसिन में यही फ़र्क है कि पेशेंट कम्स टू यू इन योर क्लिनिक, बट कम्युनिटी मेडिसिन पीपल ऐसे डॉक्टर्स गोज टू द कम्युनिटी। तो शायद मैंने वो क्लिनिकल प्रैक्टिस वहाँ पे प्रैक्टिस करा। और इस तरह का सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, इस तरह के मेरे पास सेकेंड वेव में 6 एग्जाम्पल हैं जो कि देहरादून में थे, प्लस 1 एग्जाम्पल जो लखनऊ में थे। मेरे अपने मामा जी जो बीमार पड़ गए थे कोविड-19 में, अगेन मैं उनका फ़ोन पे इलाज करता, प्लस वो और डॉक्टर से भी इलाज करवाते थे। तो सडनली 19 अप्रैल को, दिस 2021 के 19 अप्रैल को उनका फ़ोन आया। उनका रेगुलरली फ़ोन पर बात हो रही थी, लेकिन उनकी वाइफ ने कॉल किया, बोला कि बेटा हालत ख़राब हो रही है। तो एट सेम डे मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे आई हैव टू फ्लाई टू लखनऊ, एंड आई फ्लू। मैं शाम की 6:30 की देहरादून से लखनऊ की डायरेक्ट फ़्लाइट से उनके पास गया, और जब 19 की शाम को उनके पास पहुंचा तो रात में 11 बज गए थे। अच्छा। और जब रात में 11 बज रहे थे तो उनके घर के बाहर का माहौल ऐसा था कि जैसे अंदर एक डेड बॉडी रखी है। बाहर इतने लोग इकट्ठा हो गए थे, नोबडी वाज विलिंग टू गो इनसाइड। उनको कहाँ लेके जाए, कोई डिसीजन मेकर नहीं था। मैं आई वेंट इनसाइड, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने हाथ भी नहीं धुला। मैं सबसे पहले जाके झांका कि एक्चुअली पोजीशन क्या है। तो आई सॉ माय मामा वाज ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग। मास्क, उन्होंने मास्क लगा रखा था, उनके पास उनकी वाइफ खड़ी थी, बच्चे दूर थे। मैंने कहा हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने तुरंत अपना मास्क चेंज किया, फेस शील्ड पहनी, अपने जूते उतारे, मोजे उतारे, अपने हाथ को साबुन से धुला, और बिना ग्लव्स पहने सबसे पहले मैं गया मामा जी के पास, उनका PP चेक किया, इट वॉज डाउन। अगेन IV लाइन लगाई, अगेन वही स्टेरॉइड एंड सारा प्रोसीजर किया। एंड आई स्टेड इन लखनऊ फॉर 10 days टिल ही केम आउट ऑफ डेंजर। तो 6 days में ही वॉज आउट ऑफ डेंजर, एंड फॉर द नेक्स्ट 3 days एंड 3.5 days मैं उनके साथ ही था। तो वो क्लिनिकल पैशन मेरा कभी खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी है, आज भी चल रहा है। एंड यू वोंट बिलीव कि माय मामा वाज ऑफरिंग मी कि हाँ अरे यू टेक, अरे फ्लाइट का पैसा तो ले ले, अरे 20,000 रुपये ले। मैंने कहा नो मामा नहीं, मैं अभी भी मैं घर पे पेशेंट देखता हूँ, कभी भी किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। कोई देने की भी कोशिश करता है ना, लोग कहते हैं ले ले, मैंने कहा नहीं यार तू रख, तेरे 500 रुपये से मेरा महल नहीं बन जाएगा, है ना। सही बात है। तो बेटर है तो अपने पास रखो। और
वो मुझे सेटिस्फैक्शन देता है, वो आज भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन में मजा है ना। बिल्कुल। सेटिस्फैक्शन अच्छा लगता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ चीज़ सेटिस्फैक्शन देती है। एक चीज़ अच्छा लगता है वो आज अच्छा लग रही हो लेकिन कल अच्छा ना लगे, सही बात। लेकिन सेटिस्फाई जो आपको 1995 में सेटिस्फाई करती थी वो मुझे आज भी सेटिस्फाई करती। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस ऐसे नहीं, आई मिस माई क्लिनिकल प्रैक्टिस, आई एंजॉय। मैं तो ये मुझे तो इतनी अच्छी ब्रांच मिली है कि हाँ मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ ना। सही बात। भाई मैं सोशलाइज भी करता हूँ, लोगों के घर भी जा सकता हूँ, ट्रैवल भी कर, हर चीज़ कर सकता हूँ ना। तो देखा जाए तो मुझे अपनी ब्रांच से पूरा प्यार है और उसको अपने पूरे पैशन के साथ जीता हूँ। तो और सर मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि मतलब आप हमें देखते हैं या बाकी एमबीबीएस स्टूडेंट्स को देखते हैं, क्या आपको सर मतलब फ़र्क लगता है कि हम क्या नहीं कर रहे हैं? क्या हम मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार अपने बैचमेट्स को देख के या खुद को भी देख के कि हम लोग ना टाइम बहुत ज़ाया कर देते हैं। यस बेकार किसी चीज़ों में, जैसे सोते रहते हैं या पढ़ने में, क्योंकि पढ़ाई तो चलो एक हद के बाद नहीं हो पाती। यस डेफिनेटली। तो बाकी चीज़ें मतलब क्या कर सकते हैं क्या एमबीबीएस यूजी लाइफ में अपनी? जैसे आप क्लिनिक्स में जाते थे, आपने कमाना शुरू कर दिया था, सीनियर्स की मदद कर रहे थे, तो ऐसी क्या चीज़ें जो हम कर सकते हैं? यस तो देखिए, जब मैं एग्जांपल देता हूँ कि हाँ मैंने कमाना शुरू कर दिया था, तो मेरे कॉलेज और उसके आसपास की कंडीशंस वैसी थी कि पहली बात तो अपने कॉलेज और अपने कॉलेज के आसपास की कंडीशंस को समझिए क्या वैसी हैं। मुझे मौका मिला, मैंने करना शुरू कर दिया। यू वोंट बिलीव, 3rd ईयर में जब ऑप्थेल्मोलॉजी शुरू हो गई, मैंने आई कैंप करने शुरू कर दिए थे। एक प्राइवेट डॉक्टर थे वहाँ पे, वो पता नहीं एक्सीडेंटली बस में मुझे मिल गए, तो उन्होंने पूछा तुम कौन? मैंने कहा मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो अच्छा 3rd ईयर हो? अच्छा ओके, टेक माई फोन नंबर, कम टू माई क्लिनिक। तो मैं आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी टू गो टू हिज क्लिनिक। उन्होंने मुझे बाकायदा सिखाया, सब समझाया। अब मुझे लेके जाते थे, सोचो मुझे तमिल आती नहीं, एक्सेंट थोड़ी बहुत आने लग गई थी, एक्सेंट उतना अच्छा लेकिन फिर भी लेके जाते थे। एंड पीपल वॉज सो गुड। वो रूरल एरिया में मतलब फ्री कैंप लगाते थे, मैं चेकअप करता था, छोटी छोटी चीज़ें तो चेक कर सकते हैं हम लोग, आँखों की चीज़ें। तो वो लर्निंग फेज था मेरा। मैंने बस में गए हम लोग, गाँव 50 किलोमीटर गाँव था, वहाँ गए हम लोग, उनके साथ रहे, सीखे, समझे, और इस तरह एक कैंप, फिर एक कैंप से दूसरा कैंप, दूसरे कैंप पे तीसरा कैंप, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हो, लैंग्वेज भी कमांड आने लगी, और धीरे धीरे कमांड जब आने लगी तो हम समझ गए कि हाँ यस नाउ आई कैन डू दिस। तो इंटर्नशिप तो बहुत ही ईज के साथ बीता, फुल कॉन्फिडेंस के साथ सीखना। और हमारे टाइम में ऐसा था कि देखिए टाइम हम भी वेस्ट करते थे, ऐसा नहीं कि हम टाइम वेस्ट नहीं करते थे, बट मैंने अपने लाइफ का एक फंडा जो मैंने अपने फादर से, अगेन मेरे फादर हमेशा मेंटर रहे हैं, उन्होंने सिखाया था कि बेटा किसी भी टॉपिक पे चिंतन और मनन जरूर किया करो। कोई भी टॉपिक हो उस पर चिंतन और मनन किया करो। जब मैं दूसरे सेकेंड अटेम्प्ट में एमबीबीएस नहीं निकाल पाया था, तो मेरे फादर ने मुझे अगेन यही लाइन बोली थी, मेरी पीठ पे हाथ रखी कि बेटा चिंतन और मनन करो, देखो तुम्हारा होगा। और सर्दियों के दिन तक मैं अपने उठता था, मेरे रूम में धूप आती थी, सनरे सबसे पहले जब निकलता था। देहरादून की अच्छी बात यह कि 8 बजे सूरज निकलता है सीधा आपके घर में, तो मैं जब सोता था तो मैं सीधे वो सनरेज मेरे आंखों में पड़ती थी, और वो सूर्य भगवान का ही आशीर्वाद था। मैं सुबह उठते ही चिंतन मनन शुरू कर देता था। मुझे आता नहीं था, पहले मैं बस रट्टा मारा, हाँ ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो जो आखिरी साल था उसमें मैंने चिंतन मनन किया, और चिंतन मनन करते 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 धीरे धीरे टॉपिक पे टॉपिक बिल्ड होता गया। और वो टॉपिक जब बिल्ड हो जाता है तो अल्टीमेटली जो है आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यू डोंट हैव टू ट्रेन योर पेन पेंसिल कॉपीज, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। बिल्कुल, और यही पापा शायद उससे कहना चाहते थे। वो चिंतन मनन जो शब्द है, आपका हाथ चिंतन मनन नहीं कर सकता, आपके कान, आपकी आंख चिंतन मनन नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेन चिंतन मनन करता है। तो वो जो चिंतन मनन का काम है वो ब्रेन ही कर पाएगा। तो अल्टीमेटली यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। वो आज भी मैं करता हूँ। और अगर हम रोज एक चीज सीखें तो एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास 365 चीजें होंगी। मान लेते हैं 15 दिन हमने ऐसी सोते सोते बिता दिए, लेकिन एटलीस्ट 350 तो होंगी। तो वो आदत में डालना पड़ता है। जब आपने ये कहा कि हम भी टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो सोना भी एक, जैसे मैंने अपने सेकेंडरी का 6 महीना टाइम वेस्ट किया है। अगर मैं किसी को बताऊँ 6 महीना अंदर बंद रहा तो किसी को क्या लगेगा, टाइम वेस्ट किया। लेकिन आप अंदर ही अंदर वो डिक्शनरी तो छान सकते हो ना। आपके पास बुक्स नहीं है, आप डिक्शनरी तो छान सकते हो, आप सेल्फ रियलाइज तो कर सकते हो। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव। जो आपका लेफ्ट है वो मेरा राइट है, जो आपका फ्रंट है वो मेरा बैक है। हो सकता है जो आपको मेरा डाउन हो जाए, मतलब आप दूसरे कंट्री में चले जाएं तो अप डाउन हो जाएगा, बट 2 थिंग्स दीज आर ऑलवेज एब्सोल्यूट।
एंड दोज टू थिंग्स आर इनसाइड एंड आउटसाइड। जो आपका इनसाइड है वो चाहे यहाँ रहो, चाहे मार्स पे रहो, चाहे अमेरिका रहो, चाहे पानी के अंदर रहो, हमेशा वही रहेगा। तो व्हाई डोंट वी फोकस ऑन दैट? वो इंटरनल एनवायरनमेंट इतना बड़ा है ना, वो चिंतन मनन से ही आता है। जब मैंने थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़नी शुरू करी तो मुझे पता चला कि चिंतन और मनन के आगे भी एक स्टेज होती है, उसको संस्कृत में बोलते हैं निदिध्यासनम। अच्छा, निदिध्यासनम मीन्स चिंतन मनन, मतलब चिंतन मनन जैसे मैं आपको कहूँ कि आप यू डू चिंतन ऑन सर्कल ऑफ विलिस, है ना, तो कहोगे हाँ पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी आती है, आगे से मिडिल सेरेब्रल आर्टरी आई है, आर्टरी है सब मिक्स के सर। तो अभी थोड़ी देर 1 घंटा चिंतन किया, फिर बाद में चलो यार पैटीज खाने चलते हैं। मनन, जो पैटीज खाते खाते आपको मनन हो रहा है, आया गया है, सर्कल ऑफ विलिस घूम रहा है। और निदिध्यासनम होता है कि जब आप उसमें डूबे रहो, यू आर एक्चुअली फ्लोइंग इनसाइड सर्कल ऑफ विलिस, उसमें घूम रहे हो, यहाँ से गए वहाँ, ये ब्रेन में ऐसे सप्लाई, तो दैट इज इमर्जिंग योरसेल्फ, अपने आप को सबमर्ज कर लो उसमें। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि अगर आपको मेडिकल साइंस समझनी है तो यू हैव टू सबमर्ज योरसेल्फ इनसाइड दिस मेडिकल साइंस, तब आपको समझ में आएगा। बिकॉज वाई सबमर्ज क्यों करना है? क्योंकि जैसे अगर मैं आपको मान लीजिए मैं आपको एक घड़ा देता हूँ हैं, और उसमें खूब सारे छेद हैं, नीचे छेद है, तो मैं वो उसमें ऋतिक पानी भर के दिखाओ जरा। तो कैसे, तुम्हारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उसमें पानी भर सकते हो? तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर उसमें सीमेंट लगा देंगे, सर उसमें च्युइंगम चिपका देंगे, सर टेप लगा देंगे, सर ये कर देंगे, सर वो कर देंगे। तो ऑब्वियसली ये जो है, ये जो पॉट का डिफेक्ट है, इसको आपने किसी तरह से फिल करने की कोशिश करिए, मेंडिंग द वॉल, हाँ, लेकिन फिर भी चांसेस है कि उसमें से पानी निकल सकता है, लीक कर सकता है ना। मैंने आपको टास्क दिया था उस घड़े में पानी भरना है, और सबसे अच्छा तरीका है घड़े में, उस छेद वाले घड़े में पानी भरने का, कि पूरे घड़े को पानी में डुबा दीजिए, है ना। तो वी ऑल आर फुल ऑफ डिफेक्ट्स, यस और नो, है ना, बिल्कुल सही बात। हमारी आंखें हो, हमारे कान हो, डिफेक्ट, टीचर हाइपोग्लाइसीमिया बोलता है, हमको हाइपरग्लाइसीमिया सुनाई दे जाता है। तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स हैं हमारे ना, वी कैन नॉट बी परफेक्ट, हमारे सेंसरी ऑर्गन कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। वो देखने से लगता है, एक बीकर है, बीकर में आधा गिलास पानी भरो, उसमें पेंसिल डाल दो, तो कैसी दिखाई देगी? टेढ़ी दिखे, पर क्या एक्चुअली वो टेढ़ी है? नहीं है। तो आइज आर डिसेप्टिव, यस और नो, है ना, वो डिसेप्टिव है। तो हमको ये समझना पड़ेगा हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। तो वैसे ही मेडिकल साइंस में जब हम आए तो पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, और हमको ये भी समझना पड़ेगा हम पूरी तरह परफेक्ट कई शायद हो भी ना पाए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्नर जैसे टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। तो अपने आप को पूरा जब तक डुबा के नहीं रखोगे तो तब तक घड़े पानी में, जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकले तो तुरंत पानी लीक करना निकलना शुरू। तो वैसे ही जब हम अपना टाइम वेस्ट सोने में करते हैं, तो क्यों ना सोने को भी हम इमर्शन वाली टेक्निक लगा दें, समझ होने वाले। तो सोऊं तो मुझे सपने भी उसी तरह के आए। जब मैं सोने से पहले कोई सॉन्ग की वीडियो देख के सोऊंगा तो मुझे सपने क्या महात्मा गांधी के आएंगे? मुझे तो वीडियो सपने तो उसी गाने के आएंगे। तो क्यों ना सोने से पहले हम कोई एजुकेशनल वीडियो देख लें, है, या अपने सोने को थोड़ा डिले कर दें। और देखो ये जो बेसिक चीज़ है कि हाँ मुझे आलस आ जाता है, मैं थक जाता हूँ, क्योंकि सैचुरेशन आ जाता है, यस सैचुरेशन आ जाता है। वो सैचुरेशन एक्चुअली आपके इंटेलिजेंस लेवल पे नहीं चल रहा है, आपका ब्रेन सैचुरेट नहीं हुआ है, आपका माइंड सैचुरेट हुआ है। अगर आपको कोई आके फोन तुरंत उसी समय फोन कर दे कि ऋतिक उठो पढ़ने लग जाओगे, नहीं लग जाओगे, है ना, लेकिन क्योंकि कोई उस जिंक्स को ब्रेक नहीं करता है, इसलिए हमारी इंटेलिजेंस दबी रह जाती है। इसलिए हमको अपने इंटेलिजेंस को अपने माइंड से ऊपर लाना पड़ता है, तो जो कि हमेशा याद रखना पड़ता है। जैसे कि एक सिगरेट स्मोकर को पता होता है कि उसके लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी पीता है कि नहीं पीता? क्यों पीता है? एक ही इंसान के अंदर अच्छा इंसान भी है, बुरा इंसान भी है, वो दो इंसान नहीं है। वो एक इंटेलिजेंस है उसकी और दूसरा माइंड है, और माइंड हमेशा हमारे साथ गेम खेलता रहता है। तो हमको हमारे माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, है ना, कि भाई तू, माइंड कहता है अरे सिगरेट पी ले, अरे सो जा, अरे मत पढ़ाई कर, आज क्यों पढ़ूंगा मैं? तो अपने माइंड को हमको ट्रेन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस अच्छी अच्छी चीज़ें गुड बुक्स पढ़ने से वो इंक्रीज होती है। जब वो इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो जो लोग हमको दिखते हैं ना कि यार ये तो बड़ा कंट्रोल लगता है, ये तो फैट नहीं खा रहा है, तो मोटा इंसान, जैसे कभी देखते हैं ना कि कोई मोटा या लड़का या लड़की होते हैं तो वो अपना वेट रिड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं? वही सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने माइंड पे कंट्रोल
करना सीख जाते हैं। तो ऐसे अगर हम इस चीज़ों को प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, टेक्निक्स हैं जिसको हम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें ध्यान में रखना चाहिए कि टाइम एक ऐसी चीज़ है, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो फ्लो करती है। कभी स्टैग्नेंट देखा टाइम को? 10 बजा है तो 10 ही बजा रह गया, जैसी 10 बजेगा वैसे 10:01 हो जाएगा। तो टाइम फ्लो करता रहता है। तो पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि टाइम जो है उसको प्रॉपरली हमको यूटिलाइज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट हमको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर कोई बुरा समय चल रहा है तो लेट द टाइम फ्लो, वो टाइम जब निकल जाएगा तो अच्छा समय अपने आप पीछे खड़ा हुआ है, वो अपने आप आ जाएगा आपके साथ, है ना। तो वेट फॉर दैट टाइम, तब तक डट के खड़े रहो उसमें, तब तक डट के खड़े रहो, अपने आप आ जाएगा। कभी एक सेशन करना तो इसमें डिटेल में हम बात करेंगे कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न किया था। मैं आजकल के मेडिकल स्टूडेंट को देख के बहुत हताश होता हूँ। वो नहीं, वो ज़ील नहीं रह गई है कि यहाँ कैसे। जब मैं पूछता हूँ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को तुमने कितने IM इंजेक्शन लगाए हैं, तो दे काउंट 1 2 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करेगा और बोलेगा सर 2। मैं जब फाइनल ईयर में था तब तक मैं अनगिनत लगा चुका था, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर से शुरू कर दिया था। शायद माहौल वैसा मिला, लेकिन माहौल आपको भी मिल सकता है। वैसा माहौल नहीं मिल रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा। क्या तमिलनाडु बहुत ही कंडीसिव एनवायरनमेंट था मेरे लिए? क्या वहाँ के लोग, वहाँ का खाना पीना था? लेकिन बनाया किसी तरीके से बनाया उसको, और ऐसा बनाया कि जो 52 kgs का अभय था वो धीरे धीरे 65-68 kgs पे। तो हमको बहुत से ऐसे लोग थे जो बीमार हो जाते थे। फाइनल ईयर पास होते होते, इंटर्नशिप खत्म होते होते, तब भी वो तमिलनाडु को गाली दे रहे थे, या कॉलेज को, अरे कैसा कॉलेज है, कैसे लोग हैं। लेकिन कुछ हमारे जैसे लोग थे जो कि मुझे बाय लक मुझे मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने हमेशा, हम साथ में, हमने पंजाबीज थे इनफैक्ट, है ना, 2 तो पंजाबीज थे, तो जो बहुत अच्छी पंजाबी बोलते, लेकिन फाइनल ईयर में आते आते बहुत अच्छी तमिल भी बोलने लग गए। तो धीरे धीरे हमने उस पर सीखा ऐसे हम कर सकते हैं। तो जैसे मैं बस एक आपसे आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने क्लास में एक पोएम सुनाई थी, आपकी लिखी हुई, कि आपको याद है कौन सी? तुम बोलोगे तो शायद मुझे याद आ जाए कि धूप में निकलो। हाँ, किताबें बंद करके दुनिया को देखो। हाँ, एक्चुअली मैं करेक्ट कर दूँ, ये मेरी लिखी हुई नहीं है, ये मैंने डेफिनेटली कहीं से सुनी थी। और वो है, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो डेफिनेटली वो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि किताबों में बस वही चीज़ें हैं जो कि उसने सोची हुई, ऑथर ने सोची हुई है, उसके बाहर निकलो। एक वर्ड को पकड़ो और उसको ढूंढो, वो हमारे स्पेस में कहाँ एग्जिस्ट करता है। डेफिनेटली वो ऑथर के दिमाग में आया होगा, कहीं एनवायरनमेंट से आया होगा, उसने उसको बुक पे लिखा है। तो तुम उस बुक को ढूंढो, या तो तुम खुद ऑथर बन जाओ उसकी तरह, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या तो फिर उस वर्ड को निकालो और ढूंढो वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो किधर है, किधर से आया। तो जब हम ऐसा एटीट्यूड रखेंगे, किताबों को हटा के पढ़ना मतलब कि लैटरल थिंकिंग रखो, है ना, लैटरल थिंकिंग, सोचो कि इसके बियॉन्ड क्या है। वो कन्फाइंड वाटर टाइट कंपार्टमेंट में मत रहो, निकलो उससे बाहर। और जब निकल के बाहर आओगे तो तब तुमको समझाया गया MBBS लाइफ तो ऐसी होती है कि बस इसके बियॉन्ड हम जीत। मैं बताया ना, मैंने अभी तुमको सब्जेक्ट के बारे में हार्डली कुछ बताया, और सब्जेक्ट में बताया कि 50-50 वहाँ पासिंग मार्क्स से पास हो गया, लेकिन उसके अलावा तमिल लर्निंग में, वहाँ के लोगों को कल्चर में कितना इंटरेस्ट आया, वहाँ घूमने में, वहाँ के लोगों से बात करने में, टीचर्स का एटीट्यूड देखने में, और टेम्पल्स हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ कल्चर है, वो सीखने में जितना मज़ा मुझे मतलब MBBS पढ़ के नहीं आया, शायद वहाँ रह के आज भी मैं सोचता हूँ। डेफिनेटली हमारा जहाँ से हम MBBS करते हैं वो जगह हमको बहुत पसंद होती है, लेकिन नॉट एज तिरुनेलवेली आई लाइक, बट एज तमिलनाडु मैं वहाँ पे डेफिनेटली दोबारा जाना चाहूँगा, और वहाँ पे जाके अपने कुछ प्रेशियस लाइफ वहाँ पे जीना चाहूँगा, कि हाँ मैं वापस वहाँ पे जाके जी रहा हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ क्योंकि मेरा पेरेंट कॉलेज रहा है वो तमिलनाडु में MBBS का, बट तमिलनाडु का कल्चर देखना हमको सीखना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में रहा वहाँ पे, तो हमने सीखा वहाँ पर। तमिलनाडु के बाद आई डिड माई MD फ्रॉम मुंबई। आपको बताऊँगा, मुंबई से साइन हॉस्पिटल से किया मैंने, लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर, महाराष्ट्र का मराठी कल्चर प्लस फिल्म सिटी कल्चर, है ना, पॉश कल्चर भी था वहाँ पे। तो मुंबई एक डिफरेंट प्लेस है, बहुत ही अलग जगह है। तमिलनाडु वैसे ही एकदम अलग जगह थी। तो कोई आपका स्टार इनकाउंटर किया आपने हॉस्पिटल में, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई एक्टर हो? मुंबई में? हाँ, मुंबई में देखिए अब जैसे है कि स्टार तो क्या कहेंगे, जैसे स्टार 2 तरह के होते हैं। एक तो स्टार जो मीडिया बनाती है स्टार, एक स्टार जो आप अपने दिल से बनाते हो किसी को स्टार।
तो जो मीडिया स्टार बनाती है ऑब्वियसली हम लोग मन्नत, शाहरुख का उसके बाहर हम लोग काफ़ी देर तक खड़े रहते थे। सलमान खान का जो घर है, कौन सा बंगला क्या कहते हैं उसको मैं भूल गया, गैलेक्सी अपार्टमेंट बैंड्रा में है, उसमें वहाँ पे रहते थे। अमिताभ ऐश्वर्या राय का बर्थडे था, तो जुहू में हम लोग मैं किसी और काम के लिए जा रहा था, तो देखा कि अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने बहुत भीड़ लगी हुई है। तो वहाँ पे देखा तो बहुत सारे फिल्म स्टार थे, जिसमें ऐश्वर्या राय, उनकी डॉटर और जया बच्चन को देखा था। अनफॉर्चुनेटली अमिताभ बच्चन नहीं थे, वो नेक्स्ट डे कभी और दिखे थे, लेकिन हाँ वो लोग दिखे थे। वन डे आई स्पॉटेड ऋतिक रोशन ऑन हिज बाइक। तो इस तरह की चीज़ें हाँ दिख जाती थी। हमारे कॉलेज में भी जब एनुअल फेस्ट वगैरह होते थे तो उसमें कोई ना कोई सेलिब्रिटी को जरूर बुलाया जाता था, तो वो ऐसे एनकाउंटर हो जाते थे मुंबई में। अब दूसरा जैसे बोला ना दिल से स्टार, वैसे दिल से स्टार बहुत सारे हैं। जैसे कोई आपको मिला हो वहाँ पर, कोई पेशेंट ऐसी मिली हो कि बच्ची थी एक, मुझे याद है उसका नाम सना मोमटिन थी, वो साइकेट्रिक दवाइयाँ खा रही थी। अच्छा, 6 साल 7 साल की दवाइयाँ वो खा रही थी। उसकी मदर बहुत होप से आई कि आप इसको देख लीजिए, पर ऐसी एनकाउंटर हो गई। तो मैंने कहा साइकेट्रिक दवाइयाँ, तो फिर धीरे धीरे टेपरिंग डाउन डोज करके उसकी दवाइयाँ बंद करी। डेली वो बच्ची मेरे पास आती थी ओपीडी में, हम लोग बैठ के बातें करते थे। वो मुझे उर्दू सिखाती थी, मैं उसको इंग्लिश सिखाता था, और वो फिर मेरा स्टेथोस्कोप लेके दूसरे पेशेंट का हाँ मुँह खोलो टॉर्च लगाती थी। तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी स्टार रही है। इस तरह के बहुत सारे हैं। तो सर जैसे आपने स्टार कहा, तो मुझे याद है कि क्या आपके दिमाग में या कभी कोई रोल मॉडल से, मतलब डॉक्टर की फील्ड के, मेडिकल फील्ड से कोई ऐसे डॉक्टर्स रहे हों जो आपको लगा हो कि हाँ यार ये डॉक्टर है, यस ऐसा बनना है, ऐसा कभी रहा था? हाँ ऐसे हैं, लेकिन एक जो मुझे हमेशा याद रहते हैं, आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप, मैं इंटर्नशिप में था, और इंटर्नशिप में हमारी पोस्टिंग थी एनेस्थीसिया की पोस्टिंग। तो एनेस्थीसिया में कुछ लोगों को काम पे लगा दिया था, कुछ लोग फ्री खड़े रहते हैं। तो मेरी आदत थी पूछने की, सर ये क्या है, सर वो क्या है। तो वहीं पे एनेस्थीसिया पोस्टिंग में न्यूरो सर्जरी की सर्जरी चल रही थी, मतलब ब्रेन खुला हुआ था। तो मैं देख रहा था ऐसे क्या है। तो आई सॉ ब्रेन, मैंने देखा वो पल्सेट कर रहा था। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही थी ऑब्वियसली, लेकिन अब मैं ऑडियो पॉडकास्ट में क्या बताऊँ कि हाँ वो एक्चुअली पल्सेट कर रहा था। ब्रेन जो है ऊपर नीचे ऐसे से हिल रहा था। तो मुझे तो पता था कि सिर्फ हार्ट पल्सेट करता है, हार्ट हिलता है ना, जो कि हम फील भी कर सकते हैं, ब्रेन को तो देखा नहीं। तो सर्जन कोई उनके असिस्टेंट कर रहे थे, तो उनके पीछे उनके सीनियर खड़े थे, डॉक्टर सुब्रमण्यम थे वो, मुझे नाम आज भी याद है, ही वॉज हाफ बॉल्ड। तो मैंने अचंभे से पूछा, सर द ब्रेन इज पल्सेटिंग, सर वो ब्रेन हिल रहा है इंग्लिश में। तो ही केम टू मी, so now today you learn that brain also pulsates, so you should learn brain pulsates, yes. And that was the time उन्होंने ये बोला, और he held my hand, he said now you are in my unit. एनेस्थीसिया, सर मेरी पोस्टिंग एनेस्थीसिया में चल रही है। तो कौन है तेरा सीनियर, किसने? हाँ डॉक्टर ये आप है, मैं आप अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मुझे लेके गए, अगली 7 सर्जरी मुझे अपने साथ खड़े करके रखा। क्या हो, एंड यू वोंट बिलीव, ही मुझे अगले 6 to 7 डेज उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, जिसमें मैंने हाइड्रोसिफिलिस का वीपी शंट सीखा, उनको असिस्ट किया एज एन इंटर्न। मुझे स्पाइन खोलने का मौका मिला। मेरे ख्याल से वो PIVD जो पोस्टीरियर इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स की सर्जरी थी, उसका ऑपरेशन करने के लिए स्टार्ट कर रहे थे। उन्होंने बोला जा वॉश करके आ। मैं वॉश करके आया, ग्लव्स पहन के खड़ा हो गया, जैसे भाई कैसे बच्चा कैसे खड़ा हो गया। कहते खड़ा क्यों, स्कैल्पल उठा। मैंने सर मैं कह रहा हाँ तू और कौन। तो उन्होंने अपने पेन से वो उसके जहाँ पे इंसिजन लगाना था उसको मार्क कर दिया, प्रॉपर वॉश हुआ, सब बीटाडीन वगैरह क्लीन हुआ। बोला लगा मार। सर मुझे तो तू लगाना, निशान लगा तो है, लाइन खींची तो है, तो लाइन पे तो सीधे स्कैल्पेल चलाना है। तो मैंने चलाना शुरू किया। मैंने डर के पहला स्किन काटा। इतना डर हो गया क्या, काटना ढंग से। मैंने और काटा, डीप काटा। मैंने कहा सर स्पाइन। तो तू डरता क्यों है, मैं हूं ना। काटता गया। इट वेंट अप टू लिगामेंट। लिगामेंट जब कट गया, उन्होंने कहा दैट्स इट,
this is your limit, now give it to me. But that was an experience, मेरी लाइफ टाइम का ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब हम ये सोचते हैं कि यार स्पाइन पे अगर हल्की सी चोट भी लग जाती है तो मुझे कहीं अंदर रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड में चोट तो नहीं लगी, एंड ही गेव मी स्कैल्पल टू कट. मुझे अभी क्या पता है कहाँ वो कैसा लिगामेंट है, क्या है, अभी बोनी स्ट्रक्चर क्रॉस करना है, फिर बोन काट के हटाएंगे तब स्पाइनल कॉर्ड एक्सपोजर होगा. लेकिन मुझे उन्होंने वो कॉन्फिडेंस देने के लिए मुझे, तो वही मैं उनको बहुत अच्छे से याद करता हूँ. लाइफ टाइम हमेशा उनके एग्जाम्पल उनको सुनाता हूँ. शायद उनको पता भी नहीं होगा कि मैं उनका नाम अभी ले रहा हूँ, लेकिन हाँ वो ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने, क्या नाम था उनका? डॉक्टर सुब्रमण्यम थे, जो कि वहाँ पे न्यूरो सर्जन थे, और अभी कहाँ है आई डोंट नो. लेकिन हाँ, लेकिन मुझे उनका चेहरा याद आता है. और मुझे फिर याद आया कि वी वर इन फर्स्ट ईयर, मैं और मेरा फ्रेंड थे, और जैसे कि हम ढूंढते रहे उस समय कॉलेज में, हमको पता नहीं कहाँ बैठे कहाँ, तो हम लोग एक जगह पे जाके पेड़ के नीचे जाके बैठ गए. तो वही वो सर थे, मुझे बाद में याद है, वही वो सर थे, वो हमारे पास आए. तो उन्होंने बोला कि वाई आर यू सिटिंग हियर, दिस इज एन एरिया वेयर पेशेंट सिट. तमिल एक्सेंट. दिस इज एन एरिया वेयर पेशेंट सिट, डोंट सिट हियर, गो एंड सिट ऑन दोज बाइक्स और गो इनसाइड योर क्लास. तो मैंने कहा अच्छा, वो मतलब ये सब भी एटिकेट्स का ख्याल रखना पड़ता है. तो उनका चेहरा मुझे याद रहा, और वही चेहरा मुझे, वो ब्रेन पल्सेट्स, और पीछे मेरे खड़े थे वो, तो वो मिले. तो वो डॉक्टर मुझे हमेशा याद रहते हैं. वो आपकी इंक्विजिटिवनेस, वो अगेन वही वो स्कैल्पल जो मैंने फर्स्ट ईयर में पकड़ा था, जिससे स्टर्नम पे डेड बॉडी पे कटा था, उन्होंने लाइव पे उन्होंने कटवाना था. उसके बाद तो फिर सर्जरी में डर्मोइड सिस्ट निकालने हो, सीबेशियस सिस्ट निकालने हो, इवन हर्नियाज की सर्जरी में असिस्ट करवाया. ऐसे बहुत से. फिर सर्जरी में तो हमेशा बहुत सा इंटरेस्ट रहा, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा सर्जरी किया मैंने कि कम्युनिटी मेडिसिन पे फिर मैंने सोचा कि सोशल सर्जरी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पर मैंने फोकस किया. यही ख़त्म करते हैं कि द ब्रेन ऑल्सो पल्सेट्स, दिमाग भी धड़कता है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग. गुड बाय.